बिहार के चुनाव खत्म हो गए, पर एक सवाल जिंदा है, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। क्या हमने पहली बार खुले आम लोकतंत्र को बेचते हुए देखा? क्या वोट अब अधिकार नहीं बल्कि 10-10 हजार का एक डील बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव आयोग कहाँ था? दोस्तों, ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये लोकतंत्र की लाश पर चढ़ा हुआ एक तमाशा था। बिहार में जो हुआ उसने साफ बता दिया है कि हार का डर जब हद पार करता है तो सत्ता कैसे जनता की आंखों में धूल झोंकती है। नमस्कार, मैं संस्कृति सेन और आप देख रहे हैं द नवजीवन न्यूज़। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां लोकतंत्र को कुचलने के लिए सत्ता ने वो किया जो साफ तौर पर चुनाव नियमों की सीधी सीधी हत्या है। रिपोर्ट्स और ग्राउंड फुटेज बताते हैं कि 10-10 हजार रुपए बांटकर वोट नहीं खरीदे गए, वोट लूटा गया। लेकिन असली खेल कहाँ हुआ? नकद बांटने का नहीं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के खातों में पैसा डालकर चुनावी लालच देने का। चुनाव के दौरान केंद्र सरकार कोई नई योजना लागू नहीं कर सकती, न कोई पैसा जारी कर सकती है। ये आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। लेकिन बिहार चुनाव के बीच महिलाओं के खातों में पैसा भेजा गया और चुनाव आयोग चुप, बिल्कुल खामोश, जैसे किसी ने उसकी जुबान सिल दी हो। लोग कह रहे हैं ये मदद नहीं, ये चुनावी रिश्वत है। कई जगहों से फुटेज आया कि एक ही व्यक्ति ने दो जगह वोट किया, लोग पकड़े भी गए। लेकिन चुनाव आयोग ने शून्य कार्रवाई, न कोई एफआईआर, न कोई बैन, न कोई जांच। दुनिया में कहाँ होता है ये, जहां वोटर दो जगह पकड़ा जाए और आयोग कहे ठीक है, जाने दो। और ये सब तब हो रहा है जब केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, हर कीमत पर चुनाव जीतना। लोकतंत्र की किसी को परवाह नहीं। मीडिया में चुनाव आयोग को लेकर विश्लेषण हो रहे हैं और 2 वर्ष पत्रकारों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। ज्ञानेश कुमार जी को ये वीडियो देखने चाहिए और चुनाव आयोग को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या ये उनकी जिम्मेदारी है और क्या जिम्मेदारी से चुनाव आयोग ने बिहार में काम किया है। पहले आपको दिखाते हैं बीबीसी की वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान क्या कहती हैं बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर। जरा सुनिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों हार रहा है विपक्ष लगातार सारे चुनाव? ये बात विपक्ष को और आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि विपक्षी पार्टियों के हारने की ही गुंजाइश ज्यादा है। अब हमारी आंखों के सामने ही देश में एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार हो गया है कि उसको तोड़ना किसी के बस की बात ही नहीं है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब किसी भी जगह जो सरकार है वो लोगों के खाते में पैसा डाल रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तब भी लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद भी आ रहा है। ये पैसा तो 5 साल में कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन चुनाव के दौरान ही क्यों? क्या विपक्ष पैसा डाल सकता है ऐसे लोगों के खाते में? नहीं। और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस पर आपत्ति जता सकता था, पर कैसा हुआ? नहीं। फिर चुनाव में खर्च होने वाला पैसा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये इन्हीं सब राजनीतिक पार्टियों ने ही रूल बनाए हैं और चलते रहने दिए कि एक पार्टी को कितना भी चंदा लेने का अधिकार है, ना वे आरटीआई के दायरे में आती है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, 6 साल तक ये खेल चलता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि अरे ये तो इलीगल है। सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी ने कमाया इससे, 4 साल में 5,271 करोड़ और कांग्रेस को 952 करोड़। कोई बराबरी है? जिस पार्टी के पास पैसा ज्यादा है वो तो फिर कुछ भी कर सकती है। सबको पता है वोटिंग से पहले पैसा बढ़ता है, सब पार्टियां बांटती हैं। लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा दे सकती है। तो मुझे बताइए, विपक्षी पार्टी ऐसा क्या वादा कर देगी, ऐसा क्या ही कह देगी जो इस पूरे सिस्टम से कम्पीट कर सके? बेशक ये सभी पार्टियां चंदे के सिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका कोई मोरल ग्राउंड ही नहीं है कुछ कहने का। लेकिन ये गलत आर्ग्यूमेंट है कि हाँ सब एक जैसे ही हैं, सब ऐसा ही करते हैं, सीखो ऐसे चुनाव जीता जाता है। नहीं, ये गलत चीज को नॉर्मलाइज करना है। क्यों गलत चीज सीखनी है? ये लोकतंत्र है, जनता का काम है कि उस चुनाव में अंधे पैसे को नॉर्मलाइज ना होने दे। जनता का काम है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे। जनता का काम है कि हर हाल में अपना सिस्टम यानी अपना तंत्र बहाल करे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में अब कुछ भी कहना बेकार है। दंतहीन है, तर्कहीन है, कोई शक्ति नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है। वो उसकी भूमिका केवल चुनाव की मीटिंग करने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की, अधिकारियों को ट्रांसफर, यही सब रह गया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन अनाउंस आप कर रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है कि 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में 1,10,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और वो सरकार डेट वाइज, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख महिला, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। वो चुनाव आयोग देख रहा है।
चुनाव आयोग ये नहीं, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। अब आप बताइए, परसों चुनाव होना है और फ्राइडे के अकाउंट में अगर 12 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 आया है और वो पांच महिला से कहती है कि मेरे 10,000 आ गए, तुम्हारे कब आएंगे? मेरे तो नहीं, कहे तुम्हारे अगले आ जाएंगे, नीतीश जी की सरकार रहेगी तो अभी तो तुम्हारे चुनाव से पहले ही आ जाएंगे और तुम्हारे भी आ जाएंगे। फॉर्म भर दिया, देखो हमने भरा था, हमारा पिछली बार नहीं आया, इस बार आया, तो तुम्हारा अगले वीक आएगा और तुम्हारा अगले वीक आएगा। तो 1 करोड़ 10 लाख के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो और उसको एक महिला 4 महिला से कम कह रही है, तो 4 करोड़ तक जा रहा है ना बात, 3 करोड़ तक बात जा रही है ना कि पैसा आने वाला है, मेरा आ गया तुम्हारा आएगा या अब आने वाला है। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके यहां अशोक रोड पर बैठ करके तमाशा देख रहा है, पैसे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। ऐतराज इस बात पर भी नहीं है, ऐतराज इस बात पर है कि इससे पहले की गैर बीजेपी सरकारों की ऐसी योजनाओं को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रोका भी है, तो फिर इस बार क्यों नहीं रोका? यह भूमिका उसकी क्या है? अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते हैं, मैं राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात करते हैं, उनके तर्क, उनकी टीम, उनकी बातों, उस पर मैं नहीं जाता हूं, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, अगर 15 सालों से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ घोषित हो रहे थे, तो इस बार पिछली बार क्यों नहीं एक साथ घोषित हुए? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को यह फैसला लेने का कि वो लाड़की बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा डालेगी? यह ऐलान हुआ, उसके बाद उसको 3 महीने का मौका दिया गया कि 3 महीने तक वहां की महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएं, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव कराए जाएंगे। क्यों कराए जाएंगे? जब 2019 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 2014 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 15 सालों से 3 बार से दोनों हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो रहे थे, तो फिर चुनाव आयोग का क्या तर्क है, क्यों उसने महाराष्ट्र में लेट किया? तर्क तो अगर सामने देखो तो यह दिखाई देता है कि उसने 4 जून को हारे थे इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव, 28 जून मुझे जहां तक याद आता है शिंदे सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद तुरंत 3-4 महीने गया अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालो, चुनाव जीतो। ये अच्छा तरीका निकाल लिया शासन में बैठने वाले लोगों ने। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार एलजी ना होते और अगर पैसे ट्रांसफर कर दिए होते तो फिर केजरीवाल 62-64 सीटों पे आते, लेकिन केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, तब एलजी उसमें फाइल लटकाएंगे। There is no more any speculation. Indians are now acutely aware of the large-scale voter fraud that's happening all across the country under the Modi government, in fact engineered by it. Indians are now finally aware of fake voter ID cards, multiple voter identification numbers, the fact that fake addresses have been used, the fact that hundreds and hundreds of people have been registered in tiny one-room houses, and this issue has come to light and to our understanding and to our awareness thanks only to Rahul Gandhi. In fact, Rahul Gandhi has exposed the unholy nexus between Narendra Modi and the Election Commission, not by levelling charges or allegations, but providing proof, furnishing details, and asking the Election Commission of some very pertinent questions, seeking data, none of which has come. But at the same time, the Election Commission has added and deleted lakhs and lakhs of people all across the state from voter rolls at will. And this undermines our electoral democracy, but the issue is now undeniable. So instead of providing answers to the questions that Rahul Gandhi has been raising, Rahul Gandhi is under consistent attack, relentless, personal, ugly attacks, 24/7 media trials. And have you ever wondered why that is happening? It's happening because they want to discredit him. They want to drown his voice of truth. They want to distract us all away from the large-scale voter theft that's happening brazenly all across the country. I mean, have you ever wondered that if his allegations were flimsy and frivolous or baseless as they call, why the panic? Why the relentless, senseless attack? Because they are afraid of the questions that Rahul Gandhi is forcing this country to ask on the integrity of the elections and on every vote that is being cast. So if you have perhaps willingly or unwillingly become party to this witch hunt against Rahul Gandhi, it's time to step back. Because they are not drowning his voice, they're actually drowning yours. They're not after Rahul Gandhi, they're actually after you. He's just in the way. So get up, ask questions, seek accountability,
Because the issue of vote chori is not a Congress or a BJP issue. It's an India issue. It is your issue. So wake up and ask the questions.